फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करेंगे। देखो, जो फर्स्ट एडिटोरियल है इसमें साफ साफ बताया गया है कि कैसे मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुज्जू, कैसे इनका अप्रोच में चेंज आया। शुरुआत में तो बहुत ही एंटी इंडिया प्लान खेल रहे थे ये। इनफैक्ट इलेक्शन के कैंपेन के टाइम में भी इन्होंने एंटी इंडिया प्लान यानी कि एंटी इंडिया कार्ड खेला था और ये जीत गए, ये प्रेसिडेंट बन गए। कायदे से कभी भी मालदीव्स में जब चुनाव होता है तो कोई वहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है तो कायदे से वो फर्स्ट विजिट इंडिया की तरफ करता है। जैसे नेपाल में भी यही परंपरा है। मतलब कोई फर्स्ट स्टेट विजिट ये इंडिया नहीं किया, ये चला गया चाइना में, तो रिलेशन और ख़राब हो गया। बट अभी थोड़ा सा होश ठिकाना आया इसका और फिर से इंडिया में रिटर्न आया है। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से इसका स्टैंड में परिवर्तन आया, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टैंड में ऐसे कैसे परिवर्तन आ गया अचानक। कुछ तो बहुत बड़ा बात हुआ होगा अंदर ही, या कुछ ऐसे क्राइसिस हुए होंगे कि इसको लगा कि नो, इंडिया से हम दूर नहीं जा सकते हैं। तो नो कंट्री कैन एस्केप ज्योग्राफी। मालदीव्स प्रेसिडेंट लेटली अंडरस्टूड दिस। तो जो प्रेसिडेंट है वहाँ का मोहम्मद मुज्जू, उसको लेट सेट समझ में आया कि ज्योग्राफी ऐसा चीज़ है कि उससे हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट अलाई होना चाहिए, जो सबसे नज़दीक जो कंट्री है वो इंडिया ही है। और यदि इंडिया से हम दूर जाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये प्रेसिडेंट मोहम्मद मुज्जू को समझ में आ गया, समझ गया। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। सेकेंड एडिटोरियल देखोगे, जो मैं कहता हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है इसके अंदर, कि नोबल मेडिसिन वही फिजियोलॉजी। नोबल प्राइज़ बच्चे लोग 5 एस्पेक्ट में दिया जाता है, 5 फील्ड में दिया जाता है। तो 5 फील्ड और +1 इकोनॉमिक साइंस, तो वो भी उसको भी नोबल प्राइज़ ही माना जाता है, समझे। तो टोटल कह सकते हो 5 + 1। बट जो 1 दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबल के विल से पैसा नहीं दिया जाता है। वो तुम्हारा जो स्वीडन बैंक का जब 300 ईयर्स कंप्लीट हुआ था तो 1968 से वो शुरू हुआ वो प्राइज़, इकोनॉमिक साइंस। बट बाकी जो 5 नोबल प्राइज़ है, यानी कि जो नोबल प्राइज़ जो 5 सेक्टर में दिए जाते हैं, 5 अलग विषय में दिए जाते हैं, वो 1901 से स्टार्ट हुआ। अब इसमें कैच है बच्चे लोग, ये हमें समझना होगा कि टोटल कितना हुआ, 5 + 1। हम लोग मोर और 6 मान के चल सकते हैं, सेम कैटेगरी में डाल देते हैं सबको। तो जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है, जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी 5 जो प्राइज़ बचा वो प्राइज़ स्वीडन में दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग तुम्हारा पीस प्राइस से ही शुरू होता है। हाँ, फिर इस तरह क्रोनोलॉजी, जैसे पहला दिन पीस प्राइस दिया, फिर मेडिसिन पे देगा, फिर फिजिक्स पे, मेडिसिन पे, केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, इस तरह है। तो अक्टूबर का जो शुरुआत का जो समय होता है वो तुम्हारा नोबल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हर एक साल किया जाता है। बात समझे। तो इस बार जो नोबल प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी के ऊपर, ये अनोखा चीज़ के लिए दिया गया, बहुत ज़्यादा अनोखा चीज़ के लिए दिया गया। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन थेरेपी माइक्रो आरएनए। देखो कितना सुंदर वर्ड है। यानी कि जानते हो ना कि जो आरएनए है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो आरएनए क्या करता है, कॉपी करता है डीएनए से, और उसका फिर इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर वो न्यूक्लियस से निकलता है, फिर राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम को बोलता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो वो आपका ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे पहली बार ये बात पता चला कि आखिर जो बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे मान लो किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, सब डिफरेंट ऑर्गन है ना। जबकि बॉडी में बहुत सारा सेल है हमारे बॉडी में, और सभी जो सेल है बहुत आइडेंटिकल है। तो जब सभी सेल आइडेंटिकल है तो कैसे हार्ट का जो सेल है वो हार्ट वाला फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे लीवर वाला जो सेल है वो कैसे लीवर का फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे ब्रेन वाला जो सेल है वो ब्रेन का फंक्शन परफॉर्म करता है, ये अभी तक ह्यूमन बीइंग के लिए मिस्ट्री था। क्योंकि जब सभी सेल आइडेंटिकल है तो फिर डिफरेंट फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। पहली बार ये ब्रेक थ्रू 2 अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्लियर किया है, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है इसके ऊपर। और ये घटना ऐतिहासिक घटना है विद्यार्थी लोग, इसलिए ऐतिहासिक घटना है कि यहाँ से जो वैक्सीनेशन है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नजर आएगा।
बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, अभी तक गुत्थी था ये। तो इसको और समझेंगे, जब अंदर जाएंगे तो डेप्थ में जाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। एंड लास्ट वन देखो, क्लासिकल लैंग्वेजेस। अभी तक कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस थे? अभी तक कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस मिले थे? हाँ जानते हो, 6, बिल्कुल 6 क्लासिकल लैंग्वेज पहले मिल चुके हैं। और अभी प्रेजेंट 2024 में रिसेंटली 5 और भी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, और कभी भी एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज जब मिलता है स्टेटस तो उसका क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि यूपीएससी ज़्यादा कंसर्न इसी चीज़ को लेकर होती है कि यदि किसी को भी कोई चीज़ स्टेटस मिल गया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे याद आ रहा है अभी 2016 में, आई रिपीट 2016 में एक बहुत सुंदर सवाल पूछा था कि सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट का स्टेटस मिला तो उससे सिक्किम को क्या फ़ायदा हुआ। हम लोग सिंपल याद कर लेते हैं जीके में कि सिक्किम पहला राज्य है भारत का जिसको ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला है, बट हम लोग इस चीज़ से अनजान रहते हैं कि जब ऑर्गेनिक स्टेटस का जो मिला है उसको स्टेटस, तो उससे फ़ायदा क्या होगा उस राज्य को। सिमिलरली जब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसी लैंग्वेज को मिलता है तो उस लैंग्वेज में क्या परिवर्तन आता है, उससे क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो भी समझेंगे। बहुत ही सुंदर एडिटोरियल है। चलो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी लोग, देखते हैं। नो कंट्री कैन एस्केप ज्योग्राफी, मालदीव्स प्रेसिडेंट लेटली अंडरस्टूड दिस, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखोगे समझोगे बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पे समझो, फर्स्ट स्टेट विजिट टू इंडिया बाय मालदीवियन प्रेसिडेंट। देखो फर्स्ट टाइम मोहम्मद मुजू बनने के बावजूद भी इंडिया में विजिट नहीं किए। ये पहली बार है कि मोहम्मद मुजू जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो इंडिया विजिट किए, फर्स्ट टाइम आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट स्टेट विजिट है भारत में, और अच्छी बात है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि चेंजेस आ रहा है, उनके अप्रोच में चेंजेस आ रहा है। क्योंकि जो शुरुआत का जो उनका अप्रोच था वो एंटी इंडियन अप्रोच था, बट अभी अचानक भारत में स्टेट विजिट करने का मतलब क्या है कि कुछ चेंजेस आया है उनके थॉट प्रोसेस में, उनके स्ट्रैटेजी में, उनके फॉरेन पॉलिसी में। तो देखो इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे बच्चे लोग कि सिचुएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, शुरुआत में, इस साल के शुरुआत में सिचुएशन बहुत ही वरीसम था हमारे लिए भी है, कहीं ना कहीं मालदीव्स के लिए भी, क्योंकि इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन बहुत बेटर रहा है पास्ट में। इनफैक्ट मिलिट्री रूप से हम उस कंट्री को बचाए हैं। जब ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस था तो हम ऑपरेशन नीर चला कर वहाँ पर वाटर भी पहुँचाए हैं। कभी कुछ भी होता है तो हम ही जाके असिस्टेंस करते हैं। तो ये अपने आप में मोहम्मद मुजू का राइज होना एज अ प्रेसिडेंट के रूप में, और उसके बाद फिर टेंशन होना, ये अच्छी बात नहीं था इंडिया और मालदीव दोनों के लिए। और देखो होता क्या है कि बच्चे लोग, भले ही ये कंट्री छोटे छोटे कंट्री हो, मगर स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग भी कार्ड खेलता है कि चलो ठीक है, इंडिया नहीं करेगा तो चाइना कर देगा। सिर्फ नेपाल भी वही करता है, नेपाल भी तो वही करता है। कोई बात नहीं, इंडिया भले ही बड़ा हो तो कोई बात नहीं, पीछे से एक बड़ा कंट्री और भी है, चाइना के साथ चले जाएंगे। और उसमें प्रॉब्लम होता है इंडिया ऐसा कंट्री को, इंडिया भले ही बड़ा कंट्री है, इंडिया का मजबूरी है कि जितने भी नेबर है उसको लेके चलना पड़ेगा अपने सिक्योरिटी के लिए, इंडियन ओशन सिक्योरिटी के लिए। बात समझे। और हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें अधिकतर जो कंट्री जो हमारा नेबरहुड है उसमें बाई पार्टीजन सपोर्ट नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट क्राइसिस फॉर इंडिया। चलो पाकिस्तान के साथ छोड़ ही दो, तालिबान को हमने कभी ऑफिशियल रिकॉग्निशन ही नहीं दिया। भूटान छोड़ दो, भूटान छोटा कंट्री है हमारे पास है, मगर जानते को भूटान भी इंच कर रहा था चाइना की तरफ। बांग्लादेश में तुम लोग को पता चल ही गया, जैसे शेख हसीना हटी वहाँ से रिलेशन और गड़बड़ हो गया। श्रीलंका देखो, श्रीलंका में बाई पार्टीजन सपोर्ट है ही नहीं, बांग्लादेश में भी बाई पार्टीजन सपोर्ट नहीं है, मालदीव्स में भी वही हुआ। तो जो इमीडिएट नेबरहुड है वो बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, क्योंकि वहाँ पे बाई पार्टीजन सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ देखो बच्चे लोग, तो मुझे डिक्लाइन टू मेक, देखो कायदे से जब मुझे प्रेसिडेंट बना तो कायदे से उसको फर्स्ट ऑफिशियल विजिट भारत में करना चाहिए था, बट ये नहीं किया। ये कहाँ चला गया? चाइना में चला गया, समझे। और चाइना के साथ डिफेंस कॉपरेशन भी किया है। और उसके बाद इंडिया को बोला कि जो भी आपका कंटिजेंट प्रेजेंट है, जो भी यहाँ पे ग्रुप ऑफ आर्मी प्रेजेंट है, उसको यहाँ से जल्दी निकलवा लीजिए। तो ये तो गलत मैसेज दिया था स्टार्टिंग में मालदीव्स ने, क्योंकि हम उसका सिक्योरिटी का काम कर रहे थे। हाँ, और हमें कहा गया, इंडिया को कहा गया कि आप अपना सिक्योरिटी को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खाली कर दीजिए। मगर ये बात तो सबको पता है कि आप अपना
आप ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर सकते हो, अपने नेबर को चेंज नहीं कर सकते, चाहे मुजू आए चाहे कोई भी आए। क्या इंडिया चेंज हो जाएगा उस जगह से? इंडिया तो एज इट इज़ रहेगा करोड़ साल तक जो लोकेशन है। तो नो कंट्री कैन एस्केप ज्योग्राफी। और ये बात यहाँ फिर से पता चलता है कि मुजू का इनिशियल स्टैंड कैसे चेंज हुआ है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है ज्योग्राफी। वो चाह के भी चाइना से वो प्राप्त नहीं कर सकता जो इंडिया से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत नज़दीक है मालदीव्स से, और सेम इंडिया के लिए भी मालदीव्स उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखो शुरू में क्या हुआ, टूरिस्ट का जानते हो, टूरिस्ट सब निकल गया ना वहाँ से। इंडिया से टूरिस्ट जा रहे थे तो कहे कि अब नहीं जाएंगे। तो इस बार जो आया है स्टेट ऑफिशियल जो विजिट किया है, तो इस बार बोला है कि टूरिस्ट आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे कंट्री में। तो मुंह खोल के बोलना पड़ा इसको। तो कहने का मतलब स्टैंड कितना चेंज हुआ, समझ रहे हो बच्चे लोग? हाँ जी, बहुत लंबा समय तक ये न्यूज़ में बना रहा था इसका। तो सम डिसीजन टेकन विद द मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजू विजिटेड इंडिया रिसेंटली। जब मोहम्मद मुजू यहाँ पे आए तो बहुत सारे डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो दोनों लीडर्स ने कहा कि ठीक है, रुपए कार्ड हम मालदीव्स में लॉन्च करते हैं। देखो हमारा रुपए कार्ड वहाँ पे लॉन्च हो गया, देखते हो ना, मास्टर कार्ड, पहले मास्टर कार्ड आता था एटीएम वाला, अब रुपए कार्ड। जैसे प्रधानमंत्री जनधन वाला जो कार्ड है वो रुपए कार्ड ही है। तो रुपए कार्ड मालदीव्स में लॉन्च हुआ और वहाँ पे न्यू रनवे बना है तुम्हारा, हाँ, हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका भी इनाग्रेशन हुआ है। इंडिया ने देखो 700 सोशल हाउसिंग यूनिट दिया है मालदीव्स को, और वो कहाँ से बना है, किस असिस्टेंट से बना है? तो हमारा जो एक्सिम बैंक है वहीं से पैसा लेके बना है। तो कह सकते हो कि इंडिया बहुत कुछ कर रहा है वहाँ पे, समझे ना? इतने घर बना के दे रहे, हाउसिंग यूनिट्स बना के दे रहे हैं। दोनों कंट्री ने कहा कि यस हम FTA पे बात करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात करेंगे। और इतना ही नहीं, जो ग्रेटर माले जानते हो वहाँ का जो कैपिटल है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, और इंडिया काफ़ी सपोर्ट करेगा तुम्हारा, ताकि न्यू कमर्शियल पोर्ट थेलाफुसी आइलैंड में बन सके, जो कि मालदीव्स आर्किपेलागो का हिस्सा है। आ रहा है समझ में ना? तो ये दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ कि रुपए कार्ड वहाँ पे लॉन्च होगा, न्यू रनवे बनाया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे बनने जा रहा है। 700 सोशल हाउसिंग यूनिट्स वहाँ पे डेवलप करने का बात है, जो कि एक्सिम बैंक से पैसा जाएगा, हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो बैंक है वहाँ से पैसा जाएगा। और FTA पे भी दोनों के बीच में चर्चा होगा। इतना ही नहीं, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी पोर्ट है उसको और तेज़ी से काम किया जाएगा उसके ऊपर, और जो कमर्शियल पोर्ट है वहाँ पे थेलाफुसी आइलैंड में, उसके ऊपर भी काम होगा, भारत उसमें भी सहयोग करेगा। तो कह सकते हो कि ये मालदीव्स के लिए एक तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि वो आया यहाँ पे और वो उसको जो चाहिए था वो मिल गया भारत में। इंडिया ऑलवेज सॉफ्ट, इंडिया हमेशा सॉफ्ट है। तुम शुरू से देखो ना स्टैंड, बोलते ना भारत का जो रोल है एक पिता की तरह रोल है, फादर की तरह। बच्चा लड़ते रहा, फिर बच्चा आया पिता के पास में तो माफ़ कर दिया, ऐसा कुछ स्टैंड। देखो नेपाल से लड़ाई होता है, फिर नेपाल इंडिया आता है, फिर असिस्टेंट दे देता है भारत, लाइन ऑफ क्रेडिट फिर दे देता है। तो जो हमारा जो तौर तरीका है बहुत ज़्यादा बेटर है। हम कभी भी हार्ड लाइनर के रूप में काम नहीं किए, तुम शुरू से देखो हार्ड लाइनर काम हुआ ही नहीं हमारा। अब ये समझना होगा मालदीव्स को भी, और मालदीव्स को ये समझ में आ भी गया कि देखो जब जब दिक्कत हुआ है मालदीव्स को, इंडिया सबसे फोरफ्रंट में रहा है। 1988 में वहाँ पे मिलिट्री कूप होने वाला था, सोचो। ऐसे स्थिति में इंडिया ने बचा दिया उस कंट्री को। यदि मिलिट्री कूप हो जाता तो अभी तक मिलिट्री का शासन रहता, हमने बचा दिया उस कंट्री को मिलिट्री कूप से। हमने वहाँ पे डेमोक्रेसी को फिर से बहाल किया। हाँ, जब ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आ गया था तो उस समय इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने रिस्पॉन्ड किया था 2014 में। तो सब भूल गया मोहम्मद मुजू, इसको याद आया कि अच्छा यही कंट्री था जिसने इतना हेल्प किया है। लेट सेट याद तो आया कम से कम। अब मजबूरी भी है। अब मैं तुमको मेन मजबूरी बताता हूँ कि क्यों वो इंडिया में आया। ये तो सबको पता है कि 1988 में मिलिट्री कूप से बचाया इंडिया ने, ऑपरेशन नीड चला के ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, ये सबको पता है। क्यों नहीं, मोहम्मद मुझे को पता ही होगा। मगर जो मेन जो इमीडिएट रीज़न है जिसके वजह से मालदीव्स को आना पड़ा, रीज़न ये है। बताओ, फॉरेक्स जो रिजर्व है बच्चे लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंपोर्ट कवर के लिए। अच्छा, एक कंट्री के पास इतना ज़रूर फॉरेक्स होना चाहिए ताकि 10 मंथ उसका इंपोर्ट ड्यूटी कवर हो सके, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, इंपोर्ट कवर हो सके। जो हमारा जो फॉरेक्स है हम 13-14 मंथ तक आराम से कवर कर सकते हैं। कितना है मालदीव्स का फॉरेक्स? देखो मात्र $440 मिलियन है। $440 मिलियन का मतलब है कि मात्र 1.5 महीना
1 महीना और आधा महीना यानी कि 1.5 महीना ही अपना इंपोर्ट को टेक केयर कर सकता है। इसका मतलब स्थिति तो बहुत खस्ता है, इसका स्थिति तो बहुत ख़राब है, कम से कम 10 महीना का होना चाहिए। और यदि मैं पाकिस्तान का बात कहूँ बच्चे लोग, तो कुछ ही वीक है पाकिस्तान का, उसका तो और स्थिति खराब है। आ रहा है समझ में? तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये कि भाई फॉरेक्स बहुत कम है, और फॉरेक्स कम है और तुम लड़ते रहो इंडिया से, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो इंडिया के पास आया है। इंडिया देखो बहुत कुछ अरेंज किया है। मई में, इसी साल मई में इंडिया ने कहा था कि जो 15 मिलियन ट्रेजरी बिल है, जो इंडिया ने पैसा दिया था, उसको इंडिया रोल ओवर कर रहा है। रोल ओवर का मतलब क्या है कि तुमको 1 साल के अंदर पैसा नहीं देना है, तुमको केवल इंटरेस्ट देना है। तो तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम क्या करें, पोस्टपोन करें, दैट इज अ रोल ओवर। तो कितना बड़ा रहा? तो जब आप बैंक से पैसा ले लोगे, आपको कहा गया है कि बैंक में 1 साल के अंदर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों लौटाना है, तो हो सकता है कि तुम्हारा बिजनेस एक्टिविटी उतना ना चले और तुम उस स्थिति में नहीं हो कि तुम प्रिंसिपल अमाउंट लौटा पाओ। ऐसा होता है ना? तो रोल ओवर का मतलब है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो देखो मालदीव्स के लिए बहुत अच्छा, तो इससे मालदीवियन गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ। इतना ही नहीं, दूसरा भी $50 मिलियन उसको भी रोल ओवर कर दिया भारत ने। देखो कितना बड़ा राहत, क्योंकि देखो ना इसके पास मात्र $440 मिलियन फॉरेक्स बचा, ये खाक पैसा चुका पाएगा। इस पास तो है ही नहीं पैसा, इसलिए जो मई में जो किया था उसको भी रोल ओवर कर दिया, और दूसरा भी $50 मिलियन का जो भारत सरकार ने दिया था उसको भी रोल ओवर कर दिया। देखो समझ रहे हो बात को? इतना ही नहीं बच्चे लोग, प्रधानमंत्री से जब बात हुआ तो उसके बाद करेंसी स्वैप अग्रीमेंट पे भी बात हुआ दोनों कंट्री पे। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट का मतलब क्या है? $400 मिलियन का, यानी कि मान लो कि कुछ पैसा कमी हो गया डॉलर का, तो भारत $400 मिलियन तक डॉलर प्रोवाइड कर सकती है, इतना लिमिट तक। और यदि हमको क्राइसिस हो गया तो वो भी हमको दे सकता है डॉलर, क्योंकि जब मालदीव्स में लोग घूमने के लिए आएंगे तो डॉलर लेके आएंगे ना, वहाँ पैसा जमा होगा ना। और इंडिया में तो जानते हो कि बहुत डॉलर है, तो जब वो डॉलर क्राइसिस में आ जाएगा तो वो अपना मालदीवियन करेंसी देगा और हम क्या दे देंगे, डॉलर दे देंगे। जब हम डॉलर क्राइसिस में आ जाएंगे तो हम रुपी दे देंगे और वो हमें डॉलर दे देगा। डेट्स कॉल्ड करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। ये हमारा जापान के साथ हुआ था ना। हाँ, ये जानबूझ के किया आता है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड पे असर ना पड़े। आया समझ में? हाँ, इट वॉज ऑल्सो एग्री टू डू बिजनेस इन लोकल करेंसी। लोकल करेंसी में भी बिजनेस करने का बात है, यानी कि मालदीवियन करेंसी और हमारा जो इंडियन रुपी करेंसी है, कब कहाँ तक? 3000 करोड़ तक। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे लोग ये तो मतलब बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है मालदीव्स के दृष्टिकोण से, कि जो कंट्री इतना बुरा स्थिति है, जिसके पास 1.5 महीना का ही फॉरेक्स है, और उस कंट्री को इतना कुछ मिल रहा है भारत की तरफ से। अब मुझे ने ये भी कहा इंडियन टूरिस्ट से, कोई बात नहीं, लौट जाइए, आ जाइए, क्योंकि जानते हो कि सबसे अधिक जो टूरिस्ट जाता था किसी कंट्री से, तो उसमें इंडिया भी एक था। हाँ, और भी थे, रसा भी थे, चाइना भी थे, इंडिया भी एक था उसमें। तो जब टूरिस्ट वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा तो उसका पूरा टूरिज्म ही सेक्टर है, वो टूरिस्ट से ही फ्लरिश है, उसका फॉरेक्स सब, उसका पैसा सब, इकोनॉमी चलता है। समझ गए? हाँ। तो ह्यूज टर्न अराउंड आफ्टर द इंडिया आउट कैंपेन ड्यूरिंग इलेक्शन। बताओ, अब ये लोग जो मुज्जू है, मोहम्मद मुज्जू, ये जब इलेक्शन में उतरा था तो एंटी इंडिया प्लान खेला था, एंटी इंडिया कैट, या हम जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, हम जब सत्ता में रहेंगे तो इंडिया का जितना भी आदमी सबको निकाल देंगे। ये जो अभी का जो सरकार है, इंडिया जो, दोनों मिल के यहाँ के लोग को बर्बाद कर रहा है। इस तरह का दुनिया भर का प्लैंक कार्ड। बाहर से बोलना आसान होता है बच्चा लोग, मैं जब सरकार का हिस्सा आप रहते हो तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ समझ में आता है। ये मुज्जू को समझ में आ गया, लेट सेट, देखो वही लिखा गया। मुज्जू ने कैंपेन किया था इंडिया आउट प्लैंक अपने इलेक्शन के टाइम में, तो वही बोला गया कि फाइटिंग इलेक्शन आउटसाइड गवर्नमेंट। इलेक्शन लड़ना सरकार के बाहर और कंट्री को चलाना दो अलग चीज़ है। कंट्री का चलाना एक प्रैक्टिकल चीज़ है, और इलेक्शन के टाइम में जानते हो नैरेटिव काम करता है ना। तो इंडिया राइटली, आप देखो इंडिया कितना महान देश है कि मोहम्मद मुज्जू ने बोला कि अपना आप ट्रूप्स निकालो, इंडियन ट्रूप्स निकालो, तो इंडिया कुछ वो नहीं किया। ये नहीं बोला, धमकी नहीं दिया इंडिया कि हम नहीं निकालेंगे, बोला कि निकाल लेंगे। तो इससे भी तो एक कंट्री का महानता समझ में आता है यार। इतना बड़ा कंट्री, इतना हिस्ट्री कंट्री, जो 5 है ना, नॉमिनल जीडीपी में 5 रैंक आता है, इतना बड़ा हिस्ट्री है जिसका, जिसने इतना सहयोग किया, वो कंट्री चुपचाप बोल रहा है कि ठीक हम निकाल लेंगे। तो कितना बड़ा मैसेज है। और अभी मोहम्मद मुज्जू आया तो देखो उसको भी कितना अच्छा वेलकम किया भारत ने। ये सीखने वाला चीज़ है ये। देखो इंडिया ने राइटली कंप्लेन, मुज्जू का जो भी रिक्वेस्ट था कि इंडियन ट्रूप्स निकाल, वो भी मान लिया। तो
तो टाइज बिटवीन बिग एंड स्मॉल कंट्री, देखो बड़ा कंट्री और छोटा कंट्री का जो टाइज होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्मॉल कंट्रीज को ही होता है, छोटा कंट्री को, क्योंकि छोटा कंट्री के पास ऑप्शन होता है कि दूसरा बड़ा कंट्री के साथ भी हम चले जाएं। और अभी जो इंडियन ओशन का जो सिनेरियो है, अभी इंडिया भी तो चालाक है, इंडिया भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि इंडिया को भी अपना फॉरेन पॉलिसी चलाना है। अब यदि मालदीव्स को इंडिया यदि सपोर्ट नहीं करेगा तो पूरा पाले में चला जाएगा चाइना का, वो भी इंडिया होने नहीं देगा। तो इंडिया भले ही इंडिया ठीक है, इंडिया पीस स्टेचर, मगर इंडिया का भी अपना गुड इंटरेस्ट है यहाँ पे, इंडिया का अपना हित भी छुपा हुआ है, समझे। तो यहाँ पे समझो, तो ये जो भी एपिसोड हुआ, ये चेंज होना, इसे क्या समझते हो, इससे क्या इन्फ्लुएंस है? तो इससे इन्फ्लुएंस यही है कि मालदीव्स जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी में केवल एक ही कंट्री को सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं समझता है, वो अपना जो रिलेशन है उसको भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल विजिट भले ही चाइना किया हो, मगर वो इंडिया को भी कम नहीं देखता, वो इंडिया के साथ भी रिलेशन क्रिएट करता है। देखो जस्ट लाइक बांग्लादेश, शेख हसीना का डिफेंस जो कॉपरेशन है वो चाइना के साथ भी होता था, चाइना से भी आर्म्स और एम्यूनिशन मंगवाती थी, और साथ साथ इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश रहा है रिसेंट टाइम में। तो इसे प्रैक्टिकल अप्रोच कि मालदीव्स चाहता है कि अपना जो फॉरेन पॉलिसी है बस एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो उसका। इंडिया देखो इज़ द मालदीव्स लार्जेस्ट क्रेडिटर, चाइना के बाद इंडिया ही सबसे अधिक पैसा देता है उसको, लार्जेस्ट क्रेडिटर है, तो कैसे जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि मालदीव्स BRI का हिस्सा बन गया 2014 के बाद, वो अलग बात, उसके बाद बहुत क्लोज आना शुरू हो गया, इतना क्लोज कि इंडिया को पीछे रख दिया उसने। देखो अब इंडो मालदीवियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बात हो रहा है, समझे ना। इंडिया इज़ द मालदीव सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, देख रहे हो ना, $500 मिलियन का ट्रेड हुआ था, बायलैटरल ट्रेड हुआ था 2022। तो कैसे इस कंट्री को आप छोड़ सकते हो? इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है मालदीव्स के लिए। एंड मालदीव्स क्या है, हमारे जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी में मालदीव्स भी उसका हिस्सा है। और इंडिया ने देखो $500 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया था 2021 में, फिर इसने 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट 2022 में भी अनाउंस किया था। तो इंडिया तो बहुत दे ही रहा है लॉलीपॉप इन लोग को। इसके बाद देखो अभी $50 का बताए थे ना, $50 बिलियन, वो भी क्या कर दिया गया, 50 मिलियन है कि बिलियन है जी, मिलियन, 50 मिलियन का वो भी रोल ओवर कर दिया, दोनों ही रोल ओवर कर दिया। तो ऑप्टिक्स ऑफ द विजिट शुड बी सीन एज अ प्रैग्मेटिक रिलायसन ऑफ डोमेस्टिक प्रायोरिटी इन द मालदीव्स। कितना सुंदर कंक्लूड किया है देखो। तो जो अभी स्टैंड चेंज हुआ है मोहम्मद मुजू का, वो प्रैक्टिकल चीज़ को दिखाता है कि किस तरह का डोमेस्टिक पॉलिसी वहाँ पे चल रहा है, किस तरह का सिचुएशन है तुम्हारा मालदीव्स के अंदर। तो खाली एंटी इंडिया बोलने से नहीं चलेगा, उससे देश नहीं चलता है, समझे। देश चलाना है तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना होगा। कितना सुंदर एडिटोरियल है देखो इंटरनेशनल रिलेशन का। नेक्स्ट वन देखोगे, नोबल मेडिसिन फॉर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन थ्रू माइक्रो RNA, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो मुझे इस एडिटोरियल का एक एक पॉइंट बताना है, क्योंकि ये एडिटोरियल भले ही नोबल प्राइज़ के कॉन्टेक्स्ट में आया हो, मैं इससे बच्चे लोग, तुम लोग का बायोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको अधिक से अधिक सिंपल भाषा में बता सकूँ। आगे देखो, फर्स्ट पेज में तुमको नहीं देखना है क्योंकि फर्स्ट पेज अभी समझ में नहीं आएगा। सेकंड पेज देखो, बेसिक शुरू हो जाएगा यहाँ से। सेकंड पेज देखो, वेरियस कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन सेल। हालांकि ह्यूमन सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन सेल हो या एनिमल सेल हो, आखिर हम तो मल्टी सेलुलर ही है, एक सेल नहीं ना है जी, हम एमोबा थोड़ी है। वी आर ह्यूमन बींग, वी आर एनिमल, तो सेल बहुत ज़्यादा होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स। देखो लिखा गया नहीं, ईच एडल्ट ह्यूमन बींग ऑन एन एवरेज हैज़ मोर देन 30 ट्रिलियन सेल्स। इतना ज़्यादा सेल होता है हमारे अंदर। अच्छा, बचपन में जो पढ़े हो बायोलॉजी में, याद करो उसको। सेल क्या है? सेल जो है वहाँ पे तुमको एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा, डेट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स उसके ऊपर अटैच रहते हैं, तो इसलिए लिखा गया कि सेल क्या है, मास ऑफ साइटोप्लाज्म है। और बाहर तुमको सेल मेम्ब्रेन भी नजर आएगा। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि बाहर का जो दरवाजा है, जो तुम्हारा ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, जहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। समझ गए ना? तो साइटोप्लाज्म, बच्चे लोग ध्यान देना है अच्छे से, नहीं समझ में आएगा ये। अच्छी बात है कि थोड़ा सा भी ध्यान उधर गया, नहीं समझ में आया कुछ भी, पूरा 100% कंसंट्रेट करो वहाँ पे। साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस, जेली टाइप का सब्सटेंसेस है, और उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनल्स अटैच। अच्छा, जितने भी लिविंग सेल है उसके आसपास सेल मेम्ब्रेन होगा, ताकि वहाँ से कुछ चीज़ निकल सके, कुछ चीज़ अंदर आ सके।
तो देखो सेल के अंदर ना सबसे जो उसका इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। बात समझे? तो सब वही लिखा गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका काम है कि न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। लाइजोसोम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स जो कि साइटोप्लाज्म में अटैच होगा, इसका काम है कि अनवांटेड जो मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करना ताकि सेल के लिए हानिकारक ना हो। सब जितने भी ऑर्गेनेल्स उसमें अटैच होंगे, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइबोसोम्स हो, चाहे लाइजोसोम्स हो, सबका अपना अपना यूनिक फंक्शंस है। तो लाइजोसोम का फंक्शन क्या है तुम्हारा कि अनवांटेड जो मटेरियल है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करना, उसको निकालना, उसको हटा देना वहाँ से। मेन चीज़ जो सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस भी जानते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। न्यूक्लियस भी जैसे सेल घिरा हुआ है सेल मेम्ब्रेन से, तो न्यूक्लियस भी घिरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो वही लिखा है कि न्यूक्लियस इज द मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब ये न्यूक्लियस के अंदर ही बच्चे लोग डीएनए प्रेजेंट है, और एक सटल लेंथ ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं। एक सटल लेंथ ऑफ डीएनए क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो हेरिडेटरी है, यानी कि फादर का चेहरा तुम्हारे चेहरा से मैच करता है। फादर का बहुत सारा इनहेरिट चीज़ तुम्हारे अंदर भी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द डीएनए। और डीएनए कहाँ है? तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर है, और सटल लेंथ ऑफ डीएनए इज कॉल्ड योर जीन। समझ गए? तो वही बोला कि जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे भी वही टाइनी होल होते हैं। टाइनी होल का मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलेगा और कुछ चीज़ अंदर आएगा। समझे? तो वही लिखा गया है, देखो वहाँ पे टाइनी होल रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आएंगे, प्रोटीन आएंगे और जाएंगे, क्योंकि वहीं से न जाना है फिर आरएनए को भी राइबोसोम के पास, और राइबोसोम को बोलना है कि प्रोटीन बना दो। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चा लोग। माइटोकॉन्ड्रिया बचपन में 9-10 क्लास में तुम लोग पढ़े होगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, जो एनर्जी जो रिलीज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? जहाँ पे हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन के हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं एक ऑर्गेनेल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में अटैच। बात समझ रहे हो ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या करता है, यानी कि ऑक्सीजन के हेल्प से शुगर को बर्न करता है। जो भी हम लोग खाते हैं, जो सभी में शुगर है, शुगर को बर्न करता है। जब शुगर बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसलिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना ये चीज़ कि बताओ सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दैट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है विद दिस एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइबोसोम्स। आज देखते हो बच्चे लोग एंटीबॉडीज बनता है शरीर में ना, बनता है ना, तो राइबोसोम्स का काम है। राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। राइबोसोम काम क्या है? प्रोटीन बनाना। बट प्रोटीन अपने मन से नहीं बनाएगा, वो प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए ना। तो इंस्ट्रक्शन के लिए आपको याद करना होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। देखो बच्चे लोग, डीएनए जो है वो बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है डीएनए, और कुछ लेंथ डीएनए का कहोगे तो वो जीन है, ठीक है। तो सभी किस तरह का प्रोटीन बनना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है। हमारा डीएनए का मजबूरी क्या है कि वो न्यूक्लियस से निकल नहीं सकता, वो स्टेबल है, न्यूक्लियस से बाहर जा ही नहीं सकता है। तो वो क्या करता है कि जो अपना इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए से कॉपी करवाता है, आरएनए के पास भेजता है, आरएनए के पास भेजता है। तो आरएनए कॉपी कर लेगा, उसी को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। तो ये जो कॉपी हो रहा है इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो एमआरएनए क्या करेगा, यानी कि आरएनए कैसे एमआरएनए बना? क्योंकि मैसेंजर है वो, उसने मैसेज को कॉपी किया, फिर वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। न्यूक्लियस से कैसे बाहर निकलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो बाहर निकला और राइबोसोम के पास जाएगा, और राइबोसोम के पास बोलेगा कि इस तरह का कोड है, तुम प्रोटीन बनाओ, तो उस हिसाब से प्रोटीन बनाएगा। बट इस बीच में और भी आरएनए इन्वॉल्व है, और भी आरएनए इन्वॉल्व है, क्योंकि स्ट्रेट अवे वहाँ जाकर वो बना नहीं सकता है। उसके बीच में तुमको और भी आरएनए नजर आएगा जो कि और मॉडिफाई करता है उस चीज़ को, कब बनाना है, कैसे बनाना है। और इस बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो नोबेल प्राइज़ इसलिए भी दिया गया कि पहली बार पता चला कि माइक्रो आरएनए भी होता है। क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन तो बहुत कुछ लिख गया, मैं जब प्रोटीन बनाने का बात होगा राइबोसोम से, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है साइलेंस्ड हो जाता है, अब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है। ये पहले मानव प्रजाति को पता नहीं था ये चीज़। सिंपल हम लोग को लगता था कि जो भी डीएनए से आरएनए कॉपी किया, जो जा रहा है वहाँ बोलेगा वहाँ बना देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे माइक्रो आरएनए का काम क्या है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है, साइलेंस कर देता है।
अब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को बोलता है कि चलो ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम बनाओ प्रोटीन, ये पहली बार पता चला। तो इस तरह का चीज़ यहाँ पे आविष्कार हुआ, इस तरह का चीज़ यहाँ पे डिस्कवरी हुआ, इसलिए दो जो साइंटिस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि एक बीच में और भी प्रेजेंट है कुछ, अभी समझते जाओ और चीज़ समझ में आएगा। तो राइबोसोम क्या प्रोटीन बनाता है, ये इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है मैसेंजर आरएनए से, जो कि ब्लूप्रिंट है कि प्रोटीन कैसा बनना चाहिए। एंड जानते हो कि प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रोटीन जरूरी ना, एंटीबॉडीज़ के लिए ज़रूरी है, समझ गए ना। यदि कोई सेल आपका डैमेज हो गया तो उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है, कोई भी केमिकल प्रोसेस के लिए तुम्हारा प्रोटीन बनना जरूरी है। तो प्रोटीन तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है ना हमारे बॉडी के लिए। तो अमीनो एसिड क्या, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो बॉडी में जितना कुछ भी है सब प्रोटीन ही है बच्चे लोग, बिना प्रोटीन का जीवन चल ही नहीं सकता है। बिना अमीनो एसिड का जीवन चल ही नहीं सकता, अमीनो एसिड के वजह से ही तुम्हारा प्रोटीन बनता है। तो हर एक जो चीज़ हो रहा है उसमें जो राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, समझ गए। पहले बेसिक समझते हैं जी। अमीनो एसिड देखो क्या होता है, अमीनो एसिड्स जब प्रोटीन का चर्चा करेंगे तो अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। सिंपल भाषा, एलिमेंट देखो, एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो कि सिंगल आइटम अपना प्रेजेंट है। बट यही चीज़ जैसे H है तो H2 यदि हो गया, सेम एलिमेंट डबल प्रेजेंट है H2, ऑक्सीजन डबल प्रेजेंट है तो O2। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको एलिमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंटल मॉलिक्यूल। हाँ, कंपाउंड किसको बोलेंगे, जहाँ पे दो एलिमेंट अलग हो, जैसे H2O, मीथेन दो अलग है ना, C अलग है, H अलग है, उसको कंपाउंड कहेंगे। तो मॉलिक्यूल समझ गए, एलिमेंटल मॉलिक्यूल का मतलब है तुम्हारा हाइड्रोजन H2, हीलियम, ऑक्सीजन जिसमें आपका बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी कि सेम एलिमेंट के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट है H2, O2, O नहीं O2, क्लोरीन Cl2। बट कंपाउंड क्या है कि दो अलग एलिमेंट मिक्स हुए हैं और एक रिजल्ट न्यू एलिमेंट आया, मतलब न्यू चीज़ आया, डेट्स कॉल्ड कंपाउंड्स। अब देखना होगा अमीनो एसिड्स क्या है। तो अमीनो एसिड्स समझने के लिए हमको पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझना जरूरी है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब जो कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन आइटम्स मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे CH4 देखो, CH4 मीथेन, मीथेन के अंदर कार्बन है ना, C है। इथेन देखो, ब्यूटेन देखो, प्रोपेन देखो, सबके अंदर क्या है, कार्बन है ना। तो कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होना जरूरी है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल, अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है। अमीनो एसिड का मतलब है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो वो हो, साथ साथ वो कुछ और भी ग्रुप के साथ अटैच हो, जैसे एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो और ऑर्गेनिक R ग्रुप के साथ अटैच हो, और इसका लॉन्ग चेन होता है बच्चों लोग। अभी तक जो ह्यूमन बॉडी में जो अमीनो एसिड होते हैं 20 टाइप्स के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब अलग अलग 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स, अब ये 20 अलग अलग टाइप का अमीनो एसिड को कंबाइन करोगे तो लाखों करोड़ों तुम्हारा इसका कम्बिनेशन आ सकता है। अल्फा फोल्ड बच्चे लोग याद होना चाहिए, अल्फा फोल्ड वही गूगल का जो है प्रोजेक्ट है, उसने पहली बार दुनिया में पता कर दिया ना, उसने पता कर दिया ना कैसे तुम्हारा 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा, जबकि कितना 50-60 साल से इस पर प्रयास हो रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस फिजिक्स का हेल्प करके किया है, उसके लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये तो बहुत बड़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल तक फिजिक्स को ले जा सकता है, वो ग्रेट एग्जांपल देखो इसी बार के नोबेल प्राइज़ में दिखता है। तो देखो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है बच्चे लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3D पिक्चर, तो पहली बार सॉल्व कर दिया गया ये। Each molecule contains a central carbon atoms called the alpha carbon to both amino and carboxyl, यानी कि अमीनो और तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। तो ये सब अमीनो एसिड्स है। और फिर कितने टाइप्स के अमीनो एसिड हो सकते हैं, 20 टाइप्स के हो सकते हैं, सबका अलग अलग कम्बिनेशन हो सकता है। इससे करोड़ों लाखों पॉसिबिलिटी है कम्बिनेशंस का, समझे। आगे देखो, तो प्रोटीन क्या समझते हो, बिल्कुल प्रोटीन यही तो है, एक अमीनो एसिड दो दूसरे अमीनो एसिड से अटैच हो जाए तो प्रोटीन बन जाएगा। तो कितना कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो प्रोटीन क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल्स है। 3D स्ट्रक्चर तो अभी तक कोई सॉल्व भी नहीं किया था, अभी जाके सॉल्व हुआ है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी चीज़ हमारे शरीर में सब प्रोटीन ही है। देखो ये लिखा गया, दे आर मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट्स, यानी अमीनो एसिड से बना है। दे आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 अलग टाइप के अमीनो एसिड्स है जो तुम बनाओगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर तुम्हारा बनेगा। तो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स डिटरमाइन ईच प्रोटीन यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। तो अलग अलग अमीनो
अमाइनो एसिड्स कम्बिनेशन, और उसका अलग अलग फंक्शंस होगा बॉडी में, समझे। और बहुत ही 3D, बहुत कॉम्प्लेक्स पिक्चर है ये, इतना इजी नहीं है। थोड़ा समझो, बेसिक समझो क्या होता है डीएनए, क्या होता है जीन और क्या होता है जेनोम। तो डीएनए तो अभी जान ही लिए। अच्छा, याद करो कि 2003 और 4 में प्रोजेक्ट था जिसमें बताया गया कि कितना प्रेजेंट है हमारे बॉडी में ये बेस पेयर सब। टेलीमर टू टेलीमर कंसोर्टियम हुआ तो वहाँ से पता चला कि 3.05 बिलियन बेस पेयर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, करेक्ट। तो ह्यूमन डीएनए के पास कितना है? 3, वही 3.05 कह सकते हो, जो टेलीमर टू टेलीमर कंसोर्टियम से, और पता चला कि केवल 3 बिलियन बेस पेयर नहीं, 3.05 बिलियन बेस पेयर है। मगर अभी जो बुक सब देखोगे, जो बायोलॉजी बुक पढ़ोगे, तो उसमें भी 3 बिलियन बेस पेयर ही है, क्योंकि ये टेलीमर टू टेलीमर जो कंसोर्टियम हुआ था वो न्यू डेवलपमेंट है। तो ह्यूमन डीएनए में कितना है? लगभग 3 बिलियन बेस पेयर है। जानते हो नाइट्रोजन वाला बेस उधर से मिलता है। डीएनए यू नो डैट ना बच्चे लोग, डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स है। आरएनए क्या है? सिंगल हेलिक्स है। हाँ, ये स्पाइरल फॉर्म होता है, वही डबल हेलिक्स है तुम्हारा। और देखो जो 99% जो डीएनए होता है सेम ही होता है ऑल ह्यूमन बींग का, तो थोड़ा सा ही अंतर होता है जिसकी वजह से यूनिक होता है 1% टू डिफरेंट पर्सन, यानी कि एक आदमी जो अलग होता है दूसरे आदमी से जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ 1% डीएनए, 1% डीएनए का डिफरेंस की वजह से। ये तो हो गया डीएनए। और ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा बच्चे लोग, ये बात बोलना बहुत जरूरी है कि सभी डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, अधिकतर नहीं हो, यानी कि 99% से भी ज़्यादा तुम्हारा प्रेजेंट होगा उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। मगर कुछ डीएनए तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होगा, और वो मदर से आता है, वो मदर से आता है। तो मदर से जो डीएनए आता है, जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में जो आता है वो मदर से आता है। यही यूपीएससी का 1 साल का क्वेश्चन था ये। मुझे समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो सबसे अधिक जो डीएनए मिलता है वो न्यूक्लियस मिलता है, और कुछ एक्सेप्शनल जो डीएनए हो क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ से आता है? केवल मदर से इनहेरिट होता है, फादर से नहीं आता है वो। एनीवे देखो, जीन क्या है? जीन बिल्कुल डीएनए का ही हिस्सा है। सर्टेन लेंथ ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो जीन क्या है? बेसिक फिजिकल और फंक्शनल हेरिडिटी, यानी कि जो फादर की तरह तुम्हारा जो बिहेवियर है, फादर की तरह तुम्हारा जो चेहरा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन। जीन क्या है? हेरिडिटी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। द साइज ऑफ ई जीन वेरी फ्रॉम 100, कुछ में कुछ डीएनए हो सकते हैं, और किसी जीन में तुम्हारा 2 मिलियन बेस पेयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ह्यूमन में देखो, अभी जस्ट हम डीएनए का बात करें तो डीएनए कितना है? 3.05 बिलियन बेस पेयर। तो जीन का बात करेंगे तो 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन एक ह्यूमन बॉडी में हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम्बिनेशन ऑफ डीएनए है, यानी कुछ डीएनए बहुत छोटा भी हो सकता है, यानी कि कुछ जीन बहुत छोटा भी हो सकता है, यानी कि कुछ जीन छोटा होने का मतलब क्या है? कम डीएनए का कम्बिनेशन है उसमें। और कुछ जीन बहुत बड़ा हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा डीएनए का कम्बिनेशन है। तो टोटल देखोगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने जीन प्रेजेंट हैं? 20,000 से लेकर 25,000 जीन प्रेजेंट हैं। समझ में आ गया ना? और जो अधिकतर जो जीन होता है वो मोर और लेस, तुम्हारे अंदर भी जो जीन है मेरे अंदर भी जीन सेम रहेगा, बस 1% में अंतर है। जैसे डीएनए में 1% में अंतर आता है ना, उसी तरह जीन में भी 1% का अंतर होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा यूनिक प्रॉपर्टी है और मेरा यूनिक प्रॉपर्टी है, दोनों अलग है। तो जेनोम क्या होता है? तो जेनोम का मतलब होता है कि जो इंटायर डीएनए है 3.05 बिलियन बेस पेयर, उसको स्ट्रक्चर करना, उसको देखना कि कौन सा नाइट्रोजन बेस पेयर अटैच है एक दूसरे से, दैट इज द जेनोम। तो जब हम लोग कोविड-19 में ग्रसित थे तो ये न्यूज़ सुने थे ना, जेनोम सीक्वेंसिंग। तो जेनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है कि मान लो कि कहीं बाहर से पैथोजन अटैक हुआ तो हमारा डीएनए किस तरह स्ट्रक्चर्ड है और कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है डीएनए का जो लेयर में, डीएनए के स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड जेनोम। तो जेनोम क्या है कि एंटायर डीएनए का सीक्वेंस है वो, और ये भी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में पैक किया जाता है इसको। अब यहाँ पर समझो। तो अब बात आएंगे हम लोग आरएनए पे। तो जस्ट मैंने कहा कि देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या कि डीएनए का जो मैसेज है कॉपी कौन करेगा? आरएनए करेगा। अब फिर आरएनए जब निकलेगा न्यूक्लियस से तो वो प्रोसेस फिर वहाँ से ट्रांसलेशन शुरू हो गया। मगर उस समय केवल एक ही आरएनए नहीं है बच्चे लोग, यहाँ पे 3 आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का मतलब कि जो राइबोसोम में खुद आरएनए प्रेजेंट है वो प्रोटीन बनाने का काम करेगा। इन्फॉर्मेशन इधर से आया ना। ट्रांसफर आरएनए मतलब क्या कि जो ऐसा आरएनए जो कि ट्रांसफर कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, कौन सा इन्फॉर्मेशन को? जो मैसेंजर आरएनए लेके आ रहा है। तो जब बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अधिकतर एमआरएनए का ही बात करते हैं,
मेन काम तो mRNA करेगा, क्योंकि कॉपी करके वो बाहर निकला, उसमें और भी RNA का रोल है। तो बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मैसेंजर जो RNA है वो क्या करता है, जेनेटिक कोड जो कि DNA का हिस्सा है उसको कॉपी करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और वो कहाँ पहुँचाएगा, राइबोसोम को पास पहुँचाएगा। मैसेंजर RNA का यही काम है कि वो वहाँ से निकले न्यूक्लियस से और वो राइबोसोम के पास जाए और बोले कि प्रोटीन बना दीजिए। राइबोसोम क्या है, तुम्हारा फैक्ट्रीज है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, और डिपेंड करता है किस तरह का कोड लेके आ रहा है मैसेंजर RNA। समझ गए। तो ट्रांसफर RNA क्या है, तो ट्रांसफर RNA का काम क्या है कि अमाइनो एसिड्स को, अब देखो जब प्रोटीन बनेगा, बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो, अभी जस्ट अमीनो एसिड का एग्जांपल बताएं कि अमीनो एसिड कितना है हमारे बॉडी में, 20 टाइप्स का है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे। तो ट्रांसफर RNA का काम क्या है कि किस तरह का अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन बने, किस तरह एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड का अटैच हो और प्रोटीन किस तरह का जनरेट हो। दैट इज द वर्क ऑफ ट्रांसफर RNA। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, बात समझो। ट्रांसफर RNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अमीनो एसिड्स, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा प्रोटीन के लिए। अमीनो एसिड्स आर प्रोटीन ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, वही जो वो बोला गया। इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड, यानी कि वो कॉम्बिनेशन लेके आएगा अमीनो एसिड्स का। जो मैसेंजर RNA जो इंस्ट्रक्शन लेके आया है, तो प्रोटीन बनना है, वो प्रोटीन किस टाइप का प्रोटीन बनना चाहिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरह का प्रोटीन होना चाहिए, वो तय करने वाला और कोई नहीं, ट्रांसफर RNA होगा। क्योंकि ट्रांसफर RNA काम है कि अमीनो एसिड्स को कंबाइन करके जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन बनवा देना। समझे। तो जो प्रोटीन बिल्डिंग प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुआ, मैसेंजर RNA से। वो आया और ट्रांसफर RNA ने इस चीज़ को डिटेक्ट किया, उस हिसाब से वो प्रोटीन बनाएगा। बट फाइनल जो देखो, फाइनल इस प्रोसेस में, ट्रांसलेशन प्रोसेस में जो फाइनल जो RNA जो शामिल रहेगा वो होगा राइबोसोमल RNA, जो कि राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट है। तो राइबोसोम का ये खुद हिस्सा है जो फैक्ट्री का, और ये अल्टीमेटली तुम्हारा प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन का ब्लूप्रिंट बन चुका है। प्रोटीन का ब्लूप्रिंट किसने बनाया, ट्रांसफर RNA ने। कोड क्या होना चाहिए, मैसेंजर RNA। और रियल में कौन बनाएगा, रियल में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा राइबोसोम के अंदर, तो राइबोसोमल RNA। अब देखो 3 RNA पढ़ लिए तुम लोग, मैसेंजर RNA भी पढ़ लिए, ट्रांसफर RNA भी पढ़ लिए, राइबोसोमल RNA भी पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक और आ जाएगा माइक्रो RNA। इसी पे ना, ये 3 चीज़ तो पहले से ही प्रेजेंट है, इस पर हमने पहले से ही काम किया, हम लोग सबको पता है कि 3 चीज़ होता है। पहली बार पता चला ह्यूमन बींग को कि एक और माइक्रो RNA, एक और RNA होता है जिसका दैट इज कॉल्ड माइक्रो RNA। देखो ये सब प्रक्रिया हुआ। बट देखो ना, हमारा जो किडनी सेल है, किडनी ऑर्गन जो है, तो किडनी ऑर्गन का जो सेल है, समझो किडनी ऑर्गन, किडनी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हो, उसके बहुत सारे सेल्स होंगे। तो हर किडनी में जो किडनी ऑर्गन में जो सेल प्रेजेंट है और जो लीवर ऑर्गन में जो सेल प्रेजेंट है, दोनों काम अलग है ना, दोनों काम अलग है। तो ये काम अलग कैसे हुआ, ये काम अलग हुआ माइक्रो RNA की वजह से। क्योंकि माइक्रो RNA क्या है कि भले ही DNA से कॉपी करके ला रहा हो mRNA, भले ही प्रोटीन बनने का बात हो बाय ट्रांसफर RNA, भले ही राइबोसोमल RNA खुद प्रोटीन बना दे, बट जब माइक्रो RNA है वो बोलेगा कि नो, कुछ जो कोड है वो साइलेंस रहेगा, कुछ ही कोड एक्टिव होगा। तो बीच में इंटरप्ले करता है। इसलिए जितने भी ऑर्गन है हमारे बॉडी का, वो यूनिक, उसके जो सेल है वो यूनिक परफॉर्मेंस, यूनिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग। मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ जो भी साइंटिस्ट ने किया है, मैं जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे इतना आनंद हुआ ये चीज़ समझ के कि बताओ इतना कुछ साइंटिस्ट ने किया है, और इससे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। समझ गए ना। तो देखो, तो ट्रांसक्रिप्शन, देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि ह्यूमन जीनोम, बच्चे लोग जो बताए हैं अभी तक बिल्कुल वही है, मैं पढ़ देता हूँ। ह्यूमन जीनोम में कितना है, अभी बताए ना कि इंटायर DNA। बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, बॉडी में टोटल DNA कितना है, 3.05 बिलियन बेस पेयर। उसको यदि जीन के टर्म में कहा जाए तो कितना है, 20,000 से लेकर 25,000। इंटायर जीनोम का मतलब क्या कि 20 से लेकर 25,000 जीन्स को समझना है ना। दिस जीन्स कंटेंट, क्योंकि सभी जीन्स में क्या होगा, सभी जीन में क्या होगा, प्रोटीन कंटेंट होगा ना, कि किस तरह का प्रोटीन बनना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जीन के पास प्रोटीन कोड है, यानी कि DNA के पास प्रोटीन कोड है, वो किसको देगा, मैसेंजर RNA को। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा है कि जो ह्यूमन जीनोम है, जिसमें कितने जीन है, 20,000 से लेकर 25,000 जीन है, और सभी जीन के अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शन है प्रोटीन बनाने के लिए।
तो इंस्ट्रक्शन जो आगे ले जाएगा, जो ट्रांसलेशन करेगा, तो फिर मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए उसका काम है। समझ गया ना? तो वही यही जो बताया कि मैसेंजर आरएनए का वहाँ पे क्या काम है, डीएनए जो कोड्स, जो डीएनए कैसे मैसेंजर आरएनए का जैसे एमआरएनए कैसे डीएनए का कॉपी करता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, कैसे वो बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म, वही सब चीज़ ट्रांसक्रिप्शन में बताया गया है। ट्रांसलेशन देखो, ट्रांसलेशन में बताया ना, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम वहाँ पे अटैच है, राइबोसोम वहाँ बैठा हुआ ऑर्गेनेज के रूप में काम कर रहा है। फिर टीआरएनए आएगा, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, उसका काम क्या है कि प्रोटीन किस तरह का बनाना। जानते हो अमाइनो एसिड कितने 20 टाइप्स के हैं, बट कम्बिनेशन से बहुत अलग अलग तरह का बन सकता है। वंस द लास्ट अमीनो एसिड इज एडेड द चेन फॉर्म्स द प्रोटीन। तो फिर इस तरह तुम्हारा क्या जो भी प्रोटीन बनना है वो बन जाएगा। तो ये तुम्हारा बेसिक्स है, समझ गए ना? अब चलो, अब फर्स्ट पेज चलो, अब तुम लोग को फर्स्ट पेज समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, क्या बेसिक समझ में आ गया ना? हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे समझो, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी ईयर 2024 के लिए अनाउंस किया गया। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्कुन को ज्वाइंटली दिया गया, यानी कि दो जो साइंटिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट से, दोनों को ही ये दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया मेडिसिन के लिए और फिजियोलॉजी के लिए। और जो मेडिसिन का जो अनाउंस करते हैं, वो अनाउंस कौन करता है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि तुम्हारा स्वीडन का है। स्वीडन का ये जो इंस्टीट्यूट यही अनाउंस करता है। मैं अभी आने वाले समय में और भी ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कैसे काम करता है नोबेल प्राइज़ से। नोबेल प्राइज़ का कमेटी कौन से कमेटी इस चीज़ को तय करते हैं। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज़ है क्योंकि माइक्रो आरएनए का डिस्कवरी हुआ है। और ये देखो, कैच पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन क्या है बच्चों लोग? ट्रांसक्रिप्शन समझ गए ना? ट्रांसक्रिप्शन समझ गए ना? कॉपी करना, कॉपी होने के बाद का ये जो इवेंट है वो पता किया गया है। यानी कि डीएनए से, जीन से कॉपी हुआ आरएनए में, तो आरएनए से जब जा रहा है राइबोसोम की तरफ, वहाँ पे किस तरह का बदलाव है, वहाँ पे कौन सा एक नया आरएनए प्रेजेंट है, उसके लिए ये प्राइज दिया गया है। इसलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन है ये। और यहाँ से क्या पता चला? माइक्रो डीएनए भी, ये न्यू क्लास ऑफ टाइनी आरएनए मॉलिक्यूल्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इससे पहले ह्यूमन बीइंग को पता ही नहीं था। इट इज नाउ नोन दैट ह्यूमन जीनोम कोड्स फॉर ओवर, अब पता चला है कि ह्यूमन जीनोम जिसमें कितने हैं, 20 से लेकर 25,000 जीन, जिसमें 3.05 बिलियन बेस पेयर है, उसमें कम से कम 1000 से भी अधिक माइक्रो आरएनए प्रेजेंट है। यही कारण है कि किडनी का जो सेल है वो किडनी वाला परफॉर्म करता है फंक्शन, लीवर वाला जो सेल है वो लीवर वाला काम करता है। क्यों? क्योंकि पता चला कि 1000 से भी ज़्यादा माइक्रो आरएनए प्रेजेंट है बॉडी में, जो कि अभी तक पता नहीं था हमें। तो ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है, एक कंप्लीटली तुम्हारा न्यू प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन को जन्म देगा। यहाँ से नया चीज आएगा जी, समझे? एंड जीन रेगुलेशन बाय माइक्रो आरएनए इज यूनिवर्सल अमंग, और जैसे ह्यूमन बीइंग का पता चला है तो ये चीज़ दूसरे के लिए भी लागू होगा, ह्यूमन सेल के लिए भी हो जाएगा, प्लांट सेल के लिए भी हो जाएगा। तो एक ये जो डिस्कवरी है, इससे बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा ही बल मिलने जा रहा है। और मैं दबा ठोक के कहता हूँ कि सिविल सर्विस में इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और पूछेगा ही पूछेगा। बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, पूछना चाहिए भी, समझे ना? और बट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। पूछेगा तो बेसिक्स ही पूछेगा जी, बेसिक्स ही पूछेगा, समझ गए? देखो यहाँ पे, हाँ, तो इट इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन दैट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ए सेल कॉपीज डीएनए सीक्वेंस इनटू मैसेंजर आरएनए इन द न्यूक्लियस। सेम बात है, यही 50 बार बोल चुके हैं। एमआरएनए मूव्स फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू द सेमी फ्लूइड, एमआरएनए निकलेगा वहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, हो जाएगा राइबोसोम के पास में, वहाँ अटैच होगा। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन अनदर टाइप ऑफ आरएनए, ट्रांसलेशन के टाइम में, यानी कि तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन के बाद का जो इवेंट है, एक और भी टाइप का आरएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो आरएनए, समझे? तो अनदर टाइप ऑफ आरएनए कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स अमाइनो एसिड, सही बात है, ये सेकंड वाला बोला है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम आरएनए, उसी के बारे में बोला गया है कि दूसरे टाइप का जो आरएनए है दैट इज योर, हाँ, ट्रांसफर आरएनए, वो अमीनो एसिड्स को लाएगा राइबोसोम के पास में, ब्लूप्रिंट लाएगा उसका कि इस तरह कम्बिनेशन में होना चाहिए अमीनो एसिड्स सब, वेयर दे आर लिंक टुगेदर इन ऑर्डर टू, और उसके बाद तुम्हारा मैसेंजर आरएनए से लिंक रहेगा और उसे पता चलेगा किस तरह का प्रोटीन बनाना है।
माइक्रो आरएनए स्मॉल mRNA रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन बाय बॉन्डिंग विथ एंड सब्सिक्वेंटली साइलेंसिंग द mRNA एट द एप्रोप्रिएट जंक्शन। यानी कि ये क्या है कि लास्ट में जब बनने वाला होगा, प्रोटीन बनने वाला होगा, तो उस समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन को साइलेंस कर देगा ये, और जो बनने वाला चीज़ उसको बना देगा। कहने का मतलब बच्चे लोग क्या हुआ, यदि बॉडी में, यदि ऑर्गन में, समझो यदि ऑर्गन में, हमारा ऑर्गन में जो माइक्रो आरएनए है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फेलर हो जाएगा ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना बॉडी में। यदि मान लो कि किडनी खराब हो गया तो किडनी खराब होने का मतलब क्या है, पक्का mRNA जो माइक्रो आरएनए है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम माइक्रो आरएनए को टारगेट कर लेंगे तो हो सकता है किडनी कल के डेट में ठीक हो जाए। कितना बड़ा चेंजेस आ सकता है ये बात समझ रहे हो। सब्सिक्वेंटली साइलेंसिंग द mRNA, लेकिन जो मैसेंजर आरएनए है उसको साइलेंस कर देगा बहुत सारा चीज को। एंड ये जो प्रोसेस है, इसलिए हम इस प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। यानी कि ये जो घटना है ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा है, ये ट्रांसलेशन में हो रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट पहली बार किसके ऊपर किया गया था, तो 1 मिलीमीटर लॉन्ग राउंड वर्म, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो पता चला कि वहाँ पे इस तरह काम हो रहा है। फिर ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम हुआ तो पता चला कि बिल्कुल ऐसा ही काम हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। तो देखो, प्रीवियसली बायोलॉजिस्ट बिलीव सेल कुड नॉट और डिड नॉट रेगुलेट द एक्सप्रेशन। पहले क्या लगता था कि जो सेल है अपने मन से कभी भी कोई किसी को साइलेंस नहीं कर सकता है, अपने मन से रेगुलेट नहीं कर सकता। ये अभी तक डिस्कवरी होने से पहले तक यही लगता था कि जो भी डीएनए ने बोल दिया, बच्चे लोग, इसका मतलब है कि जो भी डीएनए इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो वही चीज़ बनेगा प्रोटीन उधर जाके। जिन के सेल के पास इतना पावर नहीं है कि वो रेगुलेट करे। मैं देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से अनोखा चीज़ पता चला कि जो माइक्रो आरएनए है वो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए सारा उसको भी चेंज कर सकता है। तो अंटिल दिस डिस्कवरी बायोलॉजिस्ट बिलीव सेल कुड नॉट और डिड नॉट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। यानी कि जीन का जो एक्सप्रेशन है, जीन का जो ओरिजिनल कोड है वो चेंज नहीं कर सकता है सेल्स। बात समझो, वो चेंज नहीं कर सकता है। सो वंस द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बिगेन, द नोबल एकेडमी रिवील्स माइक्रो आरएनए allows the precise regulation of gene activity so that the correct set of gene is active in each specific cell type। यानी कि जो करेक्ट टाइप का है तुम्हारा वही वहाँ पहुँचे, आज और बहुत सारा जो सेल है उसको वो साइलेंस कर देगा, बहुत सारा कोड को वो साइलेंस कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी रीजन से मसल सेल्स में जो सेल है वो अलग परफॉर्म करता है फंक्शन, जो पेट का जो सेल है, इंटेस्टाइनल जो सेल है वो अलग परफॉर्म करता है फंक्शन, किडनी का जो सेल है वो अलग परफॉर्म करता है फंक्शन। सब माइक्रो RNAs that don't function normally can cause disease। हाँ, कहीं ऐसा होगा ना हमारा ऑर्गन्स जहाँ पर माइक्रो RNA ठीक से काम नहीं करता हो तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, इम्यूनिटी खुद ही अटैक कर रहा है अपने ऊपर, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। देखो अब समझने में कितना आसान हो जाएगा। तो माइक्रो RNA जब आप समझ लिए तो आप करेक्ट इंटरवेंशन कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो यहाँ पे समझो, डिफेक्ट्स इन द माइक्रो RNA कैन कॉज डिजीज। हाँ, तो माइक्रो आरएनए में कोई भी डिफेक्ट्स हुआ तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे साइंटिस्ट ने कहा है कि कोई भी डिफेक्ट्स आ जाए इस चीज़ में, माइक्रो आरएनए में, तो इससे आपका ये जो हेयरिंग जो पावर है, सुनने का जो ताकत है वो ख़राब हो सकता है, देखने का जो पावर है वो ख़राब हो सकता है, जो स्केलेटन जो ग्रोथ होना चाहिए, जो हड्डी का ग्रोथ होना चाहिए, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। द वर्क ऑफ नोबेल लॉरियट्स ओपन ए न्यू विंडो, एक नया चीज़ दुनिया को दिया है जो कि अभी तक हुआ ही नहीं था ऐसा। Researchers around the world are currently studying whether they can be treated or even avoided by, क्या हम लोग यदि माइक्रो आरएनए में कोई प्रॉब्लम आए तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखो अब जो इलाज का जो प्रोसेस होगा, जो बहुत सारा जो बीमारी है जो ठीक नहीं होता उसमें बहुत तरह का डेवलपमेंट हो सकता है उसको ठीक करने के लिए। दैट इज़ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन बायोटेक्नोलॉजी। मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में ना, देखना करंट अफेयर्स में बहुत पढ़ोगे ये सब चीज़, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जैसे CRISPR-Cas9 बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ना, तो ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इससे मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा चेंजेस नज़र आएगा तुमको आने वाले समय में, समझे। कंप्लीटेड। देखो यहाँ पे और भी स्पेसिफिक जगह बताया गया है, इंटरव्यू पता कर सकते हैं ना कि कहाँ पे माइक्रो आरएनए का प्रॉब्लम चल रहा है। ग्रेट ना। अब देखो इसको पढ़ने में इतना आनंद आया मुझे, इसको समझने में इतना आनंद आया मुझे। देखो टॉपिक कितना सुंदर टॉपिक। अब माइक्रो लेवल पे जाकर ट्रीटमेंट हो जाएगा, जैसे कि बॉडी में सर एक दवाई बायोटेक्नोलॉजी प्लस नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत कॉम्बिनेशन।
टफ था तभी तो आराम से बताए हैं। देखो अब इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो बाबू दिमाग उमाग का इलाज करो, या फिर माइक्रो आरएनए ठीक से काम नहीं कर रहा है ब्रेन का। देखो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू 5 मोर लैंग्वेजेस, व्हाट डज इट दिस मीन? देख रहे हो ना, एक तो दो साइंटिस्ट ने दो साइंटिस्ट को मिला नोबेल प्राइज, एक तो हमको ही मिलना चाहिए जो बात तो यहाँ पे समझो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस 5 मोर लैंग्वेजेस को मिला है, इससे पहले 6 को मिल चुका है। देखो ये भी टॉपिक, इसलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में ही, बहुत गहराई वाला टॉपिक सब है, समझने वाला टॉपिक सही है, बहुत कम इस तरह का एडिटोरियल्स आता है, समझे ना। ये भी उसी तरह का एडिटोरियल्स, ये भी कम, इसको भी कम मत समझो, इसमें भी बहुत कुछ है। तो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 5 और लैंग्वेजेस को दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है क्लासिकल लैंग्वेज, और यदि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए तो उसका क्या बेनिफिट होगा? जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यहाँ का सिलेबस होगा ये। अब समझो एक एक चीज समझना होगा इसका भी। अच्छा, स्टार्टिंग जो हुआ क्लासिकल लैंग्वेज का, ये जो परंपरा जो सीक्वेंस, ये 2004 से शुरू हुआ। यूनियन कैबिनेट, अच्छा उस समय देखो फर्स्ट जो लैंग्वेज बना था क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल बना था, है ना। अब तमिल क्यों बना था? बिकॉज ऑफ द हाई एंटिक्यूटी, बहुत पुराना टेक्स्ट है वो, संगम एज का टाइम का है वो, रिच लिटरेरी ट्रेडिशन। देखो टोलकमपिया है, पीएम, कितना बुक है तमिल से रिलेटेड, है कि नहीं बताओ तो। उसके बाद संस्कृत को डिक्लेयर किया गया क्लासिकल लैंग्वेज, और फिर बाद में तेलुगु को भी दिया गया, कन्नड़ को दिया गया, मलयाली को दिया, मलयालम को दिया गया, और बाद में ओडिया को भी दिया गया। तो साउथ इंडिया कहोगे तो साउथ इंडिया में अच्छा खासा जो लैंग्वेज है वहाँ का, वो क्लासिकल लैंग्वेज डिजर्व करता है, स्टेटस उसको मिला। ओडिया भी मिला है, लेटेस्ट में जो ओडिया को ही मिला। अब देखोगे कैबिनेट ने रिसेंटली और भी कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है। एग्जाम्पल देखोगे मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमीज है और बंगाली। देखो असमीज को भी दिया, बंगाली को भी दिया। अब कॉमन आदमी के अंदर यही ना है कि असमीज और बंगाली दोनों सेम टाइप का लैंग्वेज है। अब दोनों को यदि अलग अलग सेपरेटली यदि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है तो इसका मतलब दोनों अलग लैंग्वेज है। बात समझे? तो ये हमें समझना होगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखो क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, जो भी 1 2 3 4 5 क्राइटेरिया देख रहे हो बच्चे लोग स्क्रीन पे, 5 क्राइटेरिया दिख रहा है ना तुमको। पहले 6 क्राइटेरिया था, तो एक क्राइटेरिया को हटाया गया, तब जाके ये 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। तो वो क्राइटेरिया कौन सा क्राइटेरिया था जिस क्राइटेरिया को हटाया गया? तो उस जो क्राइटेरिया को हटाया गया उसमें ये लिखा गया है विद्यार्थी लोग कि जो लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बनना होगा उसका अपना ही ओरिजिनल लिटरेरी बुक्स होना चाहिए, वो किसी से बोरो नहीं होना चाहिए, दूसरे लिटरेचर से बोरो नहीं होना चाहिए। बट वो हटा दिया हमने। वो इसलिए हटा दिया क्योंकि अभी थोड़ी देर में समझोगे, यदि वो नहीं हटाते तो पाली को नहीं मिलने जा रहा था, यदि वो नहीं हटाते तो मराठी को भी नहीं मिलने जा रहा था, उसको हटा दिए। तो अब क्या है लेटेस्ट क्राइटेरिया जो पहले से ही चल रहा है, 6 था ना जी, 6 में 1 को हटा दिया, 5 क्राइटेरिया एज इट इज रहेगा। हाई एंटिक्यूटी होना चाहिए, बहुत पुराना टेक्स्ट होना चाहिए उससे संबंधित, समझे? जिस लैंग्वेज को आप देखो उससे संबंधित बहुत पुराना होना चाहिए। कितना पुराना होना चाहिए? कम से कम 1500 से लेकर 2000 साल पुराना उसका हाई एंटिक्यूटी प्रेजेंट होना चाहिए। समझ गए? 1500 से लेकर 2000 तक इतना पुराना होना चाहिए। पाली का है कि नहीं है बताओ तो, प्राकृत का है कि नहीं है, संस्कृत का है कि नहीं है? हाँ, सब कहाँ BC से पहले का है ये सब लैंग्वेज, बिफोर क्राइस्ट से पहले का लैंग्वेज है ना, AD से पहले का, BC का पीरियड का है वो। हाँ, और क्या होना चाहिए इसमें देखो, ए बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसिडर हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर। यानी कि जो लैंग्वेज जो लिटरेचर है वो क्या है तुम्हारा एक तरह से हेरिटेज हो और स्पीकर उसको बोल रहा हो और जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन हो रहा हो। इतना ही नहीं, उससे संबंधित एपिग्राफिक और इंस्क्रिप्शन एविडेंस भी मिलना चाहिए। पत्थर उत्थर में लिखा होना चाहिए इंस्क्रिप्शन सब, या कहीं पे वो लिखा हुआ इस तरह का जब एक्सकेवेशन हो तो ये पाया जाना चाहिए, एपिग्राफिक एविडेंस पाया जाना चाहिए, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस पाया जाना चाहिए। और जो नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोइट्री भी होना चाहिए उससे संबंधित, प्रोज टेक्स्ट भी होना चाहिए, नॉलेज टेक्स्ट यानी किताब सब भी होना चाहिए उससे संबंधित। एंड क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट। हाँ, जो पहले के टाइम में जो भी लिटरेचर था, पहले के टाइम में जो भी लैंग्वेज था और अभी जो लैंग्वेज वही जो लैंग्वेज है उसमें यदि बदलाव आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बदलाव आता ही है जनरेशन टू जनरेशन। सही बात है कि नहीं बताओ तो? जो हिंदी जो बोला जाता था उस समय और अभी जो हिंदी बोला जाता है उसमें बदलाव है कि नहीं है? जो बहुत पहले संस्कृत बोला जाता होगा तो जो बीच में जो बड़े बड़े स्कॉलर आए तो संस्कृत में भी तो बदलाव आया। तो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर वो डिस्टिंग हो सकता है अपने करंट फॉर्म्स से, और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, और लेटर तुम्हारा ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 क्राइटेरिया है आप, और इस 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे
बाकी 5 लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ समझोगे तो कैसे दर्जा दिया जाता है, कैसे क्लासिकल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को कैसे क्लासिकल लैंग्वेज का घोषणा मिलता है, कैसे घोषित किया जाता है उसको। तो इसके लिए लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट बैठते हैं, उसे कमेटी बैठाया जाता है, समझे ना, एक कमेटी बैठता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। तो इसमें देखोगे कौन से मेंबर रहेंगे। तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी में जो मेंबर होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम, यानी कि होम मिनिस्टर होंगे उसके अंदर, सोचो, हाँ, कल्चर मिनिस्टर होंगे उनके अंदर, और 4 से लेके 5 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट भी हो सकते हैं किसी भी टाइम में, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम में वो एक्सपर्ट हो सकते हैं, पुराने वाले भी एक्सपर्ट, नया वाले कहीं के भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। और जो इट इज़ अ चेयर्ड बाय द, कौन चेयर होना चाहिए उसके, यानी कि जो अध्यक्ष जो होना चाहिए वो होना चाहिए साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट होना चाहिए उस कमेटी का। देख रहे हो, एक वेल प्रोसीजर है किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का। एक कमेटी होना चाहिए, कमेटी में जो प्रेसिडेंट होंगे वो साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट होंगे, उस, समझ गए ना, उसके चेयरमैन, उस कमेटी के जो चेयरमैन बनेंगे वो साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट होना चाहिए। और उसको सोचो उस कमेटी में कौन कौन मेंबर है, देख रहे हो ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम, कल्चर, 4 से लेके 5 तुम्हारे लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट होंगे उसके अंदर। हाँ, जैसे ही बच्चे लोग कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज मिल जाएगा तो ये ड्यूटी है एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करे उस लैंग्वेज के लिए। तो क्या क्या हो सकता है बेनिफिट, कि 2 तुम्हारा क्या है कि एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स स्कॉलर और एमिनेंस को दिया जाएगा क्लासिकल लैंग्वेज में। यानी कि 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलेगा कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज को, यानी कि साल में 2 अवार्ड मिलेगा उस लैंग्वेज वाले, यदि उस लैंग्वेज से संबंधित कोई आदमी बहुत काम कर रहा है। जैसे मान लो कि अब मिला किसको, पाली को मिला, नहीं 5 मिला जी, 5 में एक पाली भी है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लो कि पाली को लेके बहुत अच्छा काम किया किसी स्कॉलर ने, तो उसको अवार्ड मिलेगा। या फिर इंडिया से हो चाहे बाहर से, कहीं से भी हो सकता है वो। 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल लैंग्वेज। नंबर 1, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडी, यानी कि जैसे IIT बनता है ना, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनता है ना, जैसे IISc बनता है, उसी तरह का एक यूनिवर्सिटी टाइप का बनेगा उस लैंग्वेज के लिए। देखो कितना बड़ा, यानी कि एक लैंग्वेज जब क्लासिकल लैंग्वेज बन रहा है तो कितना कुछ चीज़ उसको मिल रहा है उस लैंग्वेज को। तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़, यानी कि वो क्लासिकल लैंग्वेज बच्चे लोग पढ़े, लोग सब पढ़े, उसमें जागरूक हो, उसके लिए एक तरफ से एक बड़ा यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूट बनेगा, समझे। एंड UGC विल बी रिक्वेस्टेड टू क्रिएट, यानी कि UGC का काम ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब में वो सीट तैयार करे, नंबर ऑफ प्रोफेशनल तैयार करे। जैसे आप देखो अब बना नहीं है 5 लैंग्वेज, तो 5 लैंग्वेज बना तो कुछ तुम्हारा सीट वहाँ पे रिजर्व हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी सब में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सब में, वहाँ पे वो लैंग्वेज से रिलेटेड एक्सपर्ट सब जाएंगे। तो लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो पहले का जो रिकॉर्ड होगा उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, तो लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ रहा है समझ में। तो देखो कल्चर मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि जैसे ही लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बना है तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, जो कि बात सही है, चाहे वो एकेडमिक फील्ड में हो, चाहे वो तुम्हारा रिसर्च फील्ड में हो। तो क्या काम क्या रहेगा, कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बन गया वो धरोहर ना हो गया जी। जब धरोहर होगा तो क्या प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा। तो इससे देखो बहुत सारा जॉब मिल जाएगा, आर्काइव में जॉब मिल जाएगा, ट्रांसलेशन में जॉब मिल जाएगा, पब्लिशिंग मिल जाएगा, डिजिटल मीडिया में जॉब ही जॉब है, अलग अलग चेन में, अलग अलग जो सप्लाई जो है डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अलग अलग जगह पे तुमको जॉब मिलेगा इसका। तो क्लासिकल लैंग्वेज बनने का मतलब बहुत बेनिफिट है। अब देखते हैं हम लोग किस किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज मिला, और थोड़ा बहुत विवाद भी, जैसे मराठी देखो। अच्छा, मराठी से पहले हमको प्राकृत समझना होगा। याद करो पाली और प्राकृत दो ऐसा लैंग्वेज है, तो 2 लैंग्वेज का सहारा जैनिज्म और बुद्धिज्म ने भी लिया था अपने टाइम में मासेस के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए। पाली देखो, बुद्ध ने पाली ज़्यादा यूज़ किया है, लैंग्वेज पाली यूज़ किया है ना बहुत सारा, और जैना ने प्राकृत को यूज़ किया। तो ये जो मराठी जो देखते हो, अभी जो मॉडर्न मराठी है, ये भी प्राकृत से ही लिया गया चीज़ है। एट द सेम टाइम प्राकृत को भी मिल गया क्लासिकल लैंग्वेज, तो इसलिए वो जो क्लॉज जो है, वो जो इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर था पहले, उसको हटा दिया गया ना। नहीं तो यदि वो पैरामीटर रहता तो ये नहीं हो पाता, इसलिए वो जो एक पैरामीटर को वहाँ से हटा दिया गया। देखो तो जो मॉडर्न मराठी, अभी वहाँ का मराठी जो भाषा है वो महाराष्ट्र प्राकृत से लिया गया। आज देखो प्राकृत क्या है, प्राकृत और पाली ये खुद बरोड लैंग्वेज है, बहुत सारा लैंग्वेज, जैसे अर्धमगधी है कि नहीं है, हाँ अर्धमगधी है। इनफैक्ट बिहार के जगह देखोगे जैसे मगधी बोलते हैं, अर्धमगधी बोलते हैं, ठेठी बोलते हैं, मगही बोलते, बहुत सारा भाषा है ना, खुद कम्बिनेशंस है बहुत सारा भाषा का।
तो प्राकृत एक अलोन भाषा नहीं है, प्राकृत में बहुत सारा कम्बिनेशन ऑफ भाषा है। पाली भी अलोन भाषा नहीं है, उसमें बहुत कम्बिनेशन ऑफ भाषा है। तो प्राकृत डायलेक्ट देखो वेस्टर्न इंडिया में चलता था, देखो शतवाहनास के टाइम में ये चलता था, ये प्राकृत डायलेक्ट जो महाराष्ट्रीय प्राकृत कह सकते हो। बहुत सारे मराठी स्कॉलर ये कहते हैं कि जब से सबसे पहला जो प्राकृत लैंग्वेज था वो मराठी प्राकृत लैंग्वेज ही था, मगर डिबेट है इसके ऊपर। हाँ, मगर इस बात को लेकर डिबेट तो नहीं है कि सबसे जो ओल्डेस्ट एविडेंस जो महाराष्ट्री प्राकृत का जो मिला है तुम्हारा पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक स्टोन में पाया गया, वो 1st सेंचुरी BC है। तो देखो ये भी मिल ही गया, ये भी जो पैरामीटर मिल ही गया, एविडेंस मिलना चाहिए ना, एपिग्राफिक और इंस्क्रिप्शन वाला एविडेंस तो मिला है। देखो 1st सेंचुरी BC है, 1st सेंचुरी BC का मतलब क्या है कि वो 1500 और 2000 वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, समझ गए। हाँ, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द मॉडर्न मराठी कैन बी ट्रेस्ड टू अ कपर। देखो तो शुरुआत का जो अभी जो मॉडर्न मराठी वाला जो है वो भी तुम्हारा 739 CE सतारा में वो उस वहाँ से भी ट्रेस आउट कर सकते हो, वहाँ भी पाया गया है। चाहे ये नहीं भी पाया जाए तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो पाया गया तो उसे बन जाएगा। तो महाराष्ट्र प्राकृत से ही अभी मॉडर्न मराठी आया है। मॉडर्न मराठी से रिलेटेड भी तुम्हारा इंस्क्रिप्शन पाया गया वहाँ पे, देखो सतारा में 739 CE का पीरियड का है। बंगाली एंड असमिस, देखो बंगाली एंड असमिस, देखो वहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज देखो मगधी प्राकृत से लिया गया। देखो अब तुम समझो ना, यहाँ पे बंगाली और असमिस दोनों का ही जो ओरिजिन है वो मगधी प्राकृत से है। मगध में जो प्राकृत चल रहा था, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में जो बहुत पॉपुलर था उस समय। मगध कोर्ट में जानते हो ना, मॉडर्न कोर्ट सब में ये ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था ये उस समय। द एग्जैक्ट डेट इन विच दे इमर्ज इज कहाँ, कब ओरिजिनेट हुआ, ये चीज़ को लेकर तो भाई डिबेट है स्कॉलर्स के बीच में। कहते हैं कि ये 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में होगा, तो फिर भी वो पीरियड तो मैच कर जाएगा, जो 1500 से लेकर वो पीरियड है वो मैच कर जाएगा। यहाँ पे मान लो कि 7th सेंचुरी में होगा तो मैच कर गया। तो ये पीरियड को लेकर थोड़ा सा वो है, मतलब डिबेट है। एज पर लेजेंडरी लैंग्वेज इंडो आर्यन वर्नाकुलर लैंग्वेज डिफरेंस इटसेल्फ इन आसाम बिफोर बंगाल। यानी कि बंगाल का जो लैंग्वेज और आसाम का लैंग्वेज दोनों अलग है, इसलिए दोनों को ही स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का, दोनों को अलग अलग स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का। यहाँ पे देखो प्राकृत एंड पाली, देखो देयर इज नो सिंगल प्राकृत लैंग्वेज। अभी जस्ट हम देखे हैं कोई भी सिंगल प्राकृत लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडो आर्यंस लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज का कम्बिनेशन, समझे ना। और जो बनाया गया था संस्कृत को अपोज करने के लिए, क्योंकि संस्कृत जानते हो शुरू से एलाइट क्लास का लैंग्वेज रहा है, हाई लिटरेचर वाला लैंग्वेज रहा है, ब्राह्मीज लोग ज़्यादा बोलते थे इसको। तो हिस्टोरियन कहते हैं कि बुद्ध के टाइम में भी जो सबसे अधिक जो मासेस वाला जो लैंग्वेज था वो तुम्हारा पाली ही था, समझे ना। पाली था, प्राकृति था तुम्हारा, प्राकृति भी बोला जाता था जैनिज्म के टाइम में। तो और संस्कृत से ज़्यादा सिंपल है ये। तो दिस वर प्राकृत ऑफ विच सेवरल डायलेक्ट, बहुत सारे डायलेक्ट इसके अंदर अटैच है। देखो जैन अगामास देखो, हाँ, तो वो अर्धमगधी में लिखा गया है, वो प्राकृत डायलेक्ट है वो तुम्हारा, समझे ना। वही लिखा गया कि प्राकृत से जैन कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारा प्राकृत तुमको लिटरेचर मिलेगा। जैसे पाली देखो, पाली भी क्या है, पाली भी संस्कृताइज मगधी प्राकृत है। जैसे थेरावाड़ा बुद्धिस्ट हो गया, हाँ, ये सब यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तुमको मिलेगा। जैसे अभी भी देखोगे तो बुद्ध से रिलेटेड अलग अलग जो लैंड है, जैसे श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, वहाँ पे तुमको पाली टेक्स्ट अभी भी सर्वाइव्ड है। तो हम कह सकते कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज दे दिया गया। स्टेप्स टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट क्लासिकल लैंग्वेज ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड। तो क्लासिकल लैंग्वेज का तो परंपरा शुरू से ही स्टार्ट हो गया, जब से तुम्हारा फर्स्ट तमिल एज अ क्लासिकल लैंग्वेज जैसे डिक्लेयर हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो अभी तक क्या क्या काम हुआ है, तो बच्चे लोग 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किए गए ताकि संस्कृत का प्रमोशन हो सके। नंबर 1 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल क्लासिकल तमिल, वो भी सेटअप किया गया था ताकि जो एंशियंट तमिल टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट किया जा सके, बात समझे ना। और सिमिलर सेंटर तुम्हारा कन्नड़ के लिए भी, तेलुगु के लिए, मलयालम और उड़िया के लिए भी सेटअप किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी बात है क्लासिकल लैंग्वेज का। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो भी अपना अलग अलग एकेडमी से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, वो दोनों साथ में आके इस लैंग्वेज पे और रिसर्च सब को प्रमोट कर सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो भी प्रेजेंट है इस लैंग्वेज में उसको डिजिटलाइज करना ताकि अधिक से अधिक स्कॉलर के पास मिल सके, अधिक से अधिक स्कॉलर इस पर रिसर्च कर सके। ये काम हो चुका है, काम हो भी रहा है। तो ब्रॉडर कल्चरल और एकेडमिक इम्पैक्ट ऑफ दिस डिग्री विल एक्सटेंड नेशनली और इंटरनेशनली। इससे क्या हुआ कि नेशनली तो प्रचार प्रसार होगा ही इस लैंग्वेज का, इंटरनेशनली भी एक अक्लेम मिलेगा कि देखो ये क्लासिकल लैंग्वेज है, इसको पढ़ना चाहिए, और एक पॉजिटिव नोट जाएगा, पॉजिटिव मैसेज जाएगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।